मणिपुर से मणिपुर की हिंसा पर सड़क से लेकर संसद तक में हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने मणिपुर के मामले को और तूल दे दिया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोगों की भीड़ दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाती हुई दिखाई दे रही थी। यह घटना 4 मई को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद हर तरफ मणिपुर को लेकर लोगों में रोष है। मणिपुर से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। मणिपुर की घटना को लेकर मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मामले पर संसद में प्रधानमंत्री के बयान पर अड़े रहे। हालात ये हो गए कि संसद के दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना पर गंभीर चिंता भी जताई। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मणिपुर की घटना पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की घटना पर चिंता जताई और संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग रखी। Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything, and Prime Minister is keeping quiet. He is giving statement outside. He is giving statement outside. Honorable members. इधर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर की घटना पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता। जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की घटना के मामले में खुद संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो वो खुद इस मामले में एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा है कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं का एक औजार की तरह इस्तेमाल कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संविधान का सबसे घृणित अपमान है। इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी कि शुक्रवार को की जाएगी। मणिपुर की घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया है। महिला आयोग ने मणिपुर के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात करके 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। In Manipur incident, I have also talked to DGP and CS, and just now DGP told me that one main accused has been arrested in that incident, and by evening
by evening he said they will be arresting most of the people who were part of that crime. तो मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार करके रख दिया है। आखिर क्यों सुलग रहा है मणिपुर? आज आवास अड्डा में इसी पर करेंगे एक बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर क्यों सुलग रहा है मणिपुर, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और अब बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी रही। इस तेजी के साथ सेंसेक्स, निफ्टी रिकॉर्ड और बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स आज 474 अंक चढ़कर 67,572 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 146 अंक चढ़कर 19,989 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली। इधर आईटी और मेटल शेयरों में आज दबाव देखा गया। निफ्टी 21,000 का आंकड़ा छू सकता है, ऐसा कहना है goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का। उन्होंने आगे कहा कि इस तेजी के बीच बैंकिंग, आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि हम 21,000 के नजदीक तक जाने का दम रखते हैं, और जिस तरह से एफआई इनफ्लोज चल रहे हैं काफी हद तक ये पॉसिबल भी है। और अगर मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स में अगर देखता हूं तो आधा जो मार्केट है वो है फाइनेंशियल्स और आईटी, और इन दोनों सेक्टर में अभी भी इतना कोई वैल्यूएशन नहीं दिख रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशन है। बैंकिंग में तो बड़े बड़े दिग्गज अभी तो चले भी नहीं है, तो और आईटी में भी थोड़ा सा माइनर उछाल हमने देखा है। तो अगर आधा मार्केट अभी वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लग रहा है और एफआई इनफ्लोज आते हैं, तो मुझे लगता है कि और 5-7% की रैली और बन सकती है अभी मार्केट में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर पूरा हो गया है। डीमर्जर के बाद प्राइस डिस्कवरी 261 रुपए 85 पैसे पर हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज एनएसई पर सुबह आज 2,580 रुपए प्रति शेयर पर सेटल हुआ। इस हिसाब से जियो फाइनेंशियल का रेट तय किया गया। जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर प्राइस डिस्कवरी को आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन, ये रेट्स तो हमारे सामने है, लेकिन ये किस तरीके से प्राइस डिस्कवरी हुई और कैसे रेट जो है सेटल हुए? आगे अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रेड कब से शुरू होगा, सब कुछ हमें बताइए। तो आखिर आज रिलायंस ने डीमर्जर का जो अपना इंटेंशन था वो पूरा कर लिया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 1:1 के रेशियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हो गया है, और एक्स होने के बाद अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 2580 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अगर हम एक्स प्राइस की बात करें येस्टरडे के क्लोज से, तो लगभग 260 रुपए के एक्स दाम पे आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एक्स होता हुआ दिखाई पड़ा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो ये निफ्टी की 51वीं कंपनी होगी, और जैसे ही इसकी लिस्टिंग होगी 3-4 महीने में सब्जेक्ट टू एक्सचेंज अप्रूवल, ये 3 दिन तक निफ्टी का हिस्सा बनी रहेगी। उसके बाद निफ्टी से ये छोटी कंपनी बाहर हो जाएगी। जीएफएस की बात करें तो इंश्योरेंस से लेके एसएमई लोन, कंज्यूमर लोन, पेमेंट्स की बात करें, डिजिटल बैंकिंग की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में कंपनी एग्रेसिवली आएगी। और ऑब्वियसली क्योंकि इनके पास रिलायंस के ट्रेजरी शेयर्स हैं, तो इनकी लेंडिंग कैपेबिलिटी और नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ी रहेगी इनिशियली, जिसके कारण ग्रोथ भी आपको रैपिड होती हुई दिखाई पड़ सकती है आने वाले तिमाहियों में। शुक्रिया यतिन। कंप्लीट सर्कल्स के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा का कहना है कि जियो फाइनेंशियल्स को बाजार का थम्स अप मिला है। साथ ही गुरमीत चड्ढा ने जीएफएसएल को लंबी अवधि के लिए रखने की सलाह दी है। तो मुझे लगता है आपको इस पर थोड़ा लंबा व्यू लेना चाहिए, कि आपको ये व्यू लेना चाहिए कि जियो फाइनेंशियल में वो काबिलियत है कि क्या वो 10 साल में डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसमें लंबा व्यू लेके एंटर करिए। जस्ट की प्राइस डिस्कवरी अच्छी हुई है और 261 का है, वो नियर टर्म व्यू के थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड मत हुई। प्लेटफॉर्म बनाने में, लेंडिंग बुक बनाने में समय लगेगा। दूसरा, सही टेस्ट होता है खराब क्रेडिट साइकिल। अभी अच्छी क्रेडिट साइकिल है। एक कोविड जैसा पीरियड आता है बीच में, जब आपका टेस्ट होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। तो इस बिजनेस में जिसका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है वही लंबी रिस्क करता है। यहां आपको बता दें कि जो चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं यानी सीएनबीसी आवाज, वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है।
अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस के नतीजों ने। तो पहली तिमाही के नतीजे आ गए हैं और कंपनी का मुनाफा अनुमान से कमजोर रहा है। पहली तिमाही में कंपनी को 5,950 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। हालांकि बाजार को उम्मीद थी कि 6,193 करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा। हालांकि कंपनी की आय अनुमान से बेहतर है। इस दौरान कंपनी की आय 37,933 करोड़ रुपए रही है, जबकि बाजार को 37,716 करोड़ रुपए का अनुमान था। तो चलिए यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। समाचार कुछ और खबरें। भारी बारिश के चलते जगह जगह तबाही का मंजर अभी भी जारी है। महाराष्ट्र की बात करें तो बारिश से पूरा राज्य अब तरबतर है। राज्य के 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई, ठाणे समेत कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश हो रही है। रायगढ़ में भयानक लैंडस्लाइड होने से 12 लोगों की मौत की खबर है और 48 घर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। 103 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात कही है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के सभी स्कूलों को आज छुट्टी दे दी गई। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इधर गुजरात में भी जोरदार बारिश हो रही है। सौराष्ट्र, गिर सोमनाथ समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मतलब कुल मिलाकर अब समूचा देश भारी बारिश की चपेट में आ चुका है। गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस्कॉन ब्रिज पर 150 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से आ रही एक जगुआर कार ने करीब 25 से ज्यादा लोगों को रौंद दिया, जिसमें पुलिस कांस्टेबल सहित 9 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हैं, जिन्हें शहर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस्कॉन ब्रिज पर हुए दूसरे हादसे को देखने के लिए भीड़ जुटी थी और तभी यह हादसा हो गया। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन प्लान को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। ताजा मामला है वंदे भारत के रैक के लिए एल्स्टम के साथ होने वाले करार को लेकर। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हम बात करेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। तो दीपाली, क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब? देखिए, मई के महीने में एल्यूमिनियम से बनने वाली 100 वंदे भारत जो कि स्लीपर फॉर्मेट में होंगी, उनके लिए टेंडर जारी किया गया था और इस पूरे टेंडर की प्रक्रिया में एल्स्टॉम ने सबसे कम बोली लगाई थी, जिसके चलते उसे क्वालिफाई भी किया गया। जो प्रति रेक कीमत एल्स्टॉम की तरफ से कोट की गई वो करीब 150 करोड़ रुपए है। लेकिन अब सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि 150 करोड़ रुपए के आसपास की प्रति रेक की जो कीमत है उस पर मंत्रालय सहमत नहीं है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एल्स्टॉम ने पूरी क्लैरिफिकेशन रेलवे को दी है कि एल्यूमिनियम से पूरी वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए एल्यूमिनियम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिस पर कंपनी को कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, बकायदा एक सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। यही वजह है कि इन तमाम जो अलग अलग तरह की कॉस्ट है उनको ध्यान में रखते हुए ही 150 करोड़ रुपए के आसपास की जो कीमत है वो कोट की गई है। लेकिन रेल मंत्रालय ने इस पर असहमति जताई है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की लिए टेंडर जारी किया गया था तो जो लोएस्ट बिडिंग की रकम थी वो भी रेलवे के अनुमान से ज्यादा थी। यही वजह था कि पूरे टेंडर को खारिज किया गया। वो स्थिति यहाँ पर ना आए इसलिए एल्स्टॉम की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और रेल मंत्रालय की भी ये कोशिश है कि जो दाम है उसको थोड़ा और कम किया जाए। जी शुक्रिया दीपाली। इन दिनों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक के बाद एक टूल लॉन्च हुए जा रहे हैं। अब ताजा मामले में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने एक नया एआई टूल लामा 2 लॉन्च कर दिया है। हमारे आपके किस काम आएगा लामा और क्यों एक के बाद एक इतने एआई टूल्स आते जा रहे हैं, कंज्यूमर अड्डा में आज शाम को 5:57 पर इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेटा का लामा एआई क्या है खास, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।
आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का प्रोमो वीडियो शेयर किया है जिसमें फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वीडियो में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान वनडे क्रिकेट की खासियत बताते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख के अलावा वीडियो में दिनेश कार्तिक, जॉन्टी रोड्स, शुभमन गिल और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ साथ मुथैया मुरलीधरन भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है और इसके लिए आईसीसी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार विश्व कप भारत में ही हो रहा है। Jerseys will be worn and chests will swell. आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरें लगातार जारी है और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ताजा खबरें ले सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के जरिए। नमस्कार।